डेप्री एंड अमोर्टाइजेशंस देखते हैं। ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा एंटिटीज़ की पॉलिसी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस को लेकर। एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से है ना, वो एप्लीकेबल एएस के हिसाब से है ना, वो कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर, मतलब कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर फॉलो की जा रही है ना। चेंजेस अगर कोई है तो उसको डिस्क्लोज प्रॉपरली किया गया है ना। कैलकुलेट करना पड़ेगा रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रीशिएशन अमाउंट वैलिड है ना, एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया है ना, एंड रिकॉर्डेड है ना, अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए किया गया है ना। ईच कंपोनेंट को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, मतलब हर कंपोनेंट के लिए डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया गया है ना। जैसा एयरप्लेन के अंदर होता है, एयरप्लेन के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो ईच कंपोनेंट्स के अंदर आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेप्रिशिएशन मेथड लगाई है ना। ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, अंडरस्टैंड करना है एंटिटी के प्रोसेस को, फिक्स असेट के रजिस्टर्ड को चेक कर लेना है। रिस्क रिस्क हो सकता है कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटलाइज्ड कर दिया गया हो ताकि प्रॉफिट को बढ़ा दिया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को पीएनएल में चार्ज करके प्रॉफिट को कम दिखाया जाए, ऐसा कुछ रिस्क हो सकता है। चेक करना है नेचर ऑफ द असेट, फेक असेट तो नहीं है ना। फिजिकली वेरीफाइड करना है असेट्स को। मटीरियल इन वैल्यू, मतलब जो भी मटीरियल वैल्यू की असेट्स होती है उसको फिजिकली वेरीफाइड कर लेना है। ऑब्टेन करना है लिस्ट, सारे एडिशंस डिलीशंस का अप्रूवल प्रॉपरली लिया गया था ना, उसके बाद ही डिलीशंस किया गया है ना। सिलेक्ट करना है सैम्पल्स को। फिक्स असेट रजिस्टर से मटीरियलिटी चेक करना है, वेरीफाइड करना है रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन एंड कैलकुलेशंस को। ऑब्टेन करना है लिस्ट सारे कंपोनेंट्स का। IA इंटेंजिबल असेट्स को अमोर्टाइज प्रॉपरली किया गया ना। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है तो वो कैसे किया गया, डेट ऑफ रेडी टू यूज्ड या तो एक्चुअल यूज्ड डेट। अगर डेट ऑफ रेडी टू यूज पे किए गए तो सही है, अगर एक्चुअल यूज डेट से किया गया है तो वो गलत है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है, रेडी टू यूज पे होता है, ना कि एक्चुअल यूज डेट पे होता है। जब भी रेडी टू यूज हो जाती है तब से डेप्रिसिएशन लगाना चार्ज करना चालू हो जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएट अमाउंट, रिवैल्यूएट अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रॉपरली लगाया गया ना। रिवैल्यूएट रिजर्व्स के अंदर रिवैल्यूएशन की अमाउंट डाली गई है ना। डेप्रिसिएशन एज पर दी IT एक्ट 1961 के हिसाब से ना ARP लगाना है। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, ओवरऑल रीजनेबलनेस देखना है डेप्रिसिएशंस की एंड अमोर्टाइजेशंस की। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेना है, रीपरफॉर्म करके देख लेना है, कैलकुलेट करके देख लेना है। रीपरफॉर्म मतलब जो भी कैलकुलेशंस किया गया है उसको वापस से ऑडिटर एक और बार कैलकुलेट करके चेक कर लेगा, उसको रीपरफॉर्म कैलकुलेशंस बोलते हैं। यूजफुल लाइफ्स देख लेनी है, रेसिडुअल वैल्यू देख लेनी है। अगर कोई चेंज होती है यूजफुल लाइफ्स के अंदर तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा प्रोस्पेक्टिवली, यानी आगे से किया जाएगा ना कि पीछे से किया जाएगा। डिस्क्लोजर्स देखना है डेप्री एंड अमोर्टाइजेशंस के अंदर। एंश्योर करना है वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू हैव बीन मेड। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस का अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होती है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस की, उसकी प्रॉपर्ली डिस्क्लोजन किया गया ना। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज पर द शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ना। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट देख लेनी है। डेप्रिसिएशन की मेथड देख लेनी है। बुक वैल्यू के अंदर देखना है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एवरेज निकाल लेना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, A+B डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। इसके अंदर ऑल्टरनेटिव मेथड लगा सकते हैं कि अदर मोस्ट एक्यूरेट नंबर्स या तो एस्टिमेट को यूज कर सकते हैं यहाँ पर 2 की जगह पर, मतलब यानी कि 2 की जगह पर अगर हम कुछ और भी मेथड एक्यूरेट नंबर या एस्टिमेट कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ देख लेनी है, परसेंटेज के अंदर D आएगा वो। कंप्यूटेशंस ऑफ द डेप्रिसिएशन या तो अमोर्टाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू, यहाँ पर कंप्यूटेशंस आएगा उसका। एक्चुअल डेप्रिसिएशंस अमोर्टाइजेशन एज पर द बुक देखेंगे। वेरियांस देखेंगे, वेरियांस कैसे निकालेंगे तो F-/E करेंगे, यहाँ पर हमारा वेरियांस आएगा और रीज़न पूछेंगे कि ये वेरियांस क्यों आ रहा है। अदर एक्सपेंस देखते हैं। अदर एक्सपेंस के अंदर कौन सा एक्सपेंस होता है तो पावर एंड फ्यूल होता है, रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग्स होता है, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस का एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब आता है। एक्सपेंस जो करंट पीरियड के ही है ना, एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू नेचर के ही है ना, कैपिटल तो नहीं है ना। वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ना। करेक्ट एक्सपेंस हेड के अंदर उसको डाला गया है ना, ऑथोराइज्ड है ना, रिलेटेड टू द बिजनेस ही है ना, पर्सनल तो नहीं है ना। रेंट के अंदर देखेंगे तो मंथ वाइज शेड्यूल्स देखेंगे, रेंट एग्रीमेंट्स देखेंगे, रिकॉर्ड किए गए हैं ना सारे 12 मंथ के। अमाउंट एज पर द एग्रीमेंट है ना। एस्केलेशन क्लॉज कोई तो नहीं है, या है तो प्रॉपरली उसका रिकॉर्डिंग किया गया ना एग्रीमेंट के हिसाब से ही है ना। इन द नेम ऑफ द एंटिटी, एग्रीमेंट एंटिटी के नेम के ऊपर ही है ना। एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस ऑपरेशंस के है ना।
पावर एंड फ्यूल्स के अंदर क्या देखेंगे, तो ऑब्टेन करना है मंथ वाइज शेड्यूल्स प्लस पावर बिल्स देख लेना है, रिकॉर्ड करेंगे है ना सारे 12 मंथ के पावर एंड फ्यूल के एक्सपेंसेस को। मंथ वाइज समरी देख लेंगे, यूनिट कंज्यूम्स से कंपेयर कर लेंगे, यूनिट कंज्यूम से कंपेयर कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेबल रेट से, और इससे हम लोग एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख लेंगे कि एरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रॉपरली है ना। मंथली पावर यूनिट्स को कंज्यूम, मंथली पावर यूनिट कंज्यूम्स कितने हैं वो देख लेंगे, यूनिट ऑफ द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कितने हैं मंथली ट्रेंड के हिसाब से देख लेंगे उसको। अगर वेरिएंस आता है तो रीजन्स पूछेंगे मैनेजमेंट से कि क्यों वेरिएंस आ रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंस देखते हैं तो समरी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देख लेंगे, प्लस बाय वैलिड पीरियड के है ना वो एक्सपेंस करेक्टली क्लासिफाइड किए गए हैं ना, प्रीपेड हैं तो प्रीपेड के अंदर प्रॉपरली दिखाया गया है ना, फॉर द पीरियड हैं तो उसको P&L के अंदर बराबर दिखाया गया है ना। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस देखते हैं तो ऑब्टेन करना है मंथ वाइज ऑब्टेन करना है क्या कि वो मंथ वाइज हैं, कंसल्टेंट वाइज हैं या समरी है, उनकी समरी ले लेनी है। ऑब्टेन करना है मंथ वाइज कंसल्टेंट वाइज समरी ले लेनी है उनकी। मतलब हो सकता है कि लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस जो होता है वो मंथ वाइज पे किए गए हों या तो कंसल्टेंट वाइज पे किए गए हों, तो उसकी भी सबकी समरी ले लेनी है कि मंथ वाइज पे किए गए हैं या कंसल्टेंट वाइज पे किए गए हैं, कैसे पे किए गए हैं वो सब देख लेना है। मंथली मंथली रिटेनशिप एग्रीमेंट्स देख लेने हैं, एक्सपेंस पूरे 12 महीने के हैं ना वो देख लेने हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अगर कोई है तो सैम्पल ले लेना है उसका, प्लस बाय वाउचर देखना है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है डिस्प्यूट्स को। अगर कोई प्रोविजंस नहीं किया गया है, मैटर्स नॉट हाईलाइटेड टू बी ऑडिटर, तो अगर मैटर हाईलाइट नहीं किया गया है और उस ऑडिटर को बताया नहीं गया है वो मैटर, और वैसे कोई अगर लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंस पड़े हुए हैं तो उसके मैटर्स को अगर प्रोविजंस नहीं बनाया है कंपनी ने तो ये ऑडिटर को हाई अलर्ट रहना पड़ता है इस केस के अंदर। यहाँ पर ऑडिटर को देखना पड़ता है कि क्यों इसका प्रोविज़न नहीं बनाया है, उसको पूछना पड़ता है मैनेजमेंट को। ऐसे कोई भी मैटर्स होते हैं जो मतलब ये कैसे मैटर है जहाँ पर ऑडिटर को बताया ही नहीं गया, और ऑडिटर ने कैसे फाइंड आउट किया लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के हेड के अंदर उसको जो भी फ़ीस पे करी गई थी उस फीस के अंदर से ऑडिटर को फाइंड आउट होता है कि यहाँ से कोई कोई लायबिलिटीज़ कोई कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आने वाली है और उसका प्रोविजंस यहाँ पर किया नहीं गया है, ऑडिटर को वो चीज़ें बताई नहीं जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ता है। और ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं जहाँ पर प्रोविज़न नहीं बना होता और ऑडिटर को नहीं बताया गया होता तो वो भी हम लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के अंदर से। ट्रैवल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर क्या देखेंगे, तो सैंपल ले लेंगे, वाउच कर लेंगे, समरी ऑफ द एक्सपेंस मंथली बेसिस के ऊपर देख लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे ट्रेंड से, ARP लगाएंगे, रीजनेबलनेस देखेंगे उसकी, एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शंस देखेंगे, एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेंड से। अगर कोई वेरिएंस है तो मैनेजमेंट से पूछेंगे कि ये वेरिएंस क्यों आ रहा है, डिस्क्लोजर्स देखते हैं। अदर एक्सपेंस का इंश्योर करना है, अदर एक्सपेंस जो है उसको क्लासिफाइड किया जाता है अंडर रेंट, इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए, मशीन्स के लिए, अदर्स के लिए, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नोट देखेंगे तो CSR की नोट है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, जहाँ पर कंपनी कवर्ड होती है अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग डिस्क्लोजर CSR का उसको देना पड़ता है। क्या क्या होता है उसके अंदर, अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड है टू बी स्पेंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो उसने इनकर्ड किया गया है, शॉर्टफॉल अगर कोई है एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल ऑफ द प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल देखना पड़ता है, रीजन्स फॉर शॉर्टफॉल देखना पड़ता है, नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज़ देखना पड़ता है, डिटेल्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की। इसके अंदर एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग देखेंगे तो कंट्रीब्यूशंस टू अ ट्रस्ट controlled by the company in relations to the CSR expenditure as per the relevant accounting standard। अगर रिलेटेड पार्टीज़ का डिटेल्स देनी पड़ती है उसको, उसके अंदर एग्जांपल दिया गया है कि अगर कंट्रीब्यूशंस किया जाता है कोई ट्रस्ट को जो कंट्रोल किया जाता है कंपनी के द्वारा इन रिलेशन टू द CSR एक्टिविटीज़ एज़ पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसकी भी यहाँ पर डिटेल देनी पड़ती है, उस ट्रस्ट की भी यहाँ पर डिटेल देनी पड़ती है क्योंकि वो रिलेटेड पार्टीज़ के अंदर आ जाता है। वेयर अ प्रोविजन इज टू बी मेड विद रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटीज़ इनकर्ड by entering into a
contractual obligations, the movement in the provisions during the year should be shown separately. जहाँ पर provisions किया जाता है liabilities का जो कि incurred किया गया है जब entered किया जाता है contractual obligations, तो जो movement होती है in the provisions during the years उसको भी separately shown किया जाना चाहिए. तो उसको भी यहाँ पर हम notes के अंदर दिखाएंगे CSR के अंदर. डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करते हुए कंपनी फिगर जो भी अपीयर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको राउंड ऑफ कर सकती है. वो कैसे करेगी, तो टोटल इनकम अगर लेस देन 100 करोड़ रुपीज़ है, मतलब 100 करोड़ से कम है, तो राउंड ऑफ कैसे किया जा सकता है, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स के अंदर किया जा सकता है, थाउजेंड्स के अंदर किया जा सकता है, लैक्स के अंदर किया जा सकता है, मिलियंस के अंदर किया जा सकता है, तो डेसिमल देयर ऑफ के अंदर किया जा सकता है. 100 करोड़ रुपीज़ और मोर है, यानी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो नियरेस्ट लैक्स के अंदर कर सकते हैं, मिलियंस के अंदर कर सकते हैं, करोड़ के अंदर कर सकते हैं, डेसिमल देयर ऑफ के अंदर कर सकते हैं. एक बार यूनिट्स मेजर्ड यूज किया जाएगी तो इट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब जो भी यूनिट की मेजरमेंट यूज़ की जाएगी, ये जो लैक्स मिलियंस करोड़ ये जो भी यूज़ की जाएगी राउंड ऑफ के लिए, वो सब यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डिटेल्स ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, जहाँ पर कोई भी प्रीसीडिंग्स इनिटिएट की जाती है या तो पेंडिंग होती है कंपनी के अगेंस्ट के अंदर फॉर होल्डिंग, कोई भी अगर बेनामी प्रॉपर्टी कंपनी होल्ड करके बैठी है अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 45 सेक्शन है इसका ऑफ 1988 एंड द रूल्स जो भी उसके अंदर दिए गए हैं उसके हिसाब से, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है. फॉलोइंग क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसको डिटेल्स देनी पड़ती है इस प्रॉपर्टी की, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ईयर ऑफ एक्विजिशन, इसको कब एक्वायर किया गया था, अमाउंट देयर ऑफ उसकी अमाउंट क्या है, डिटेल क्या है ऑफ द बेनिफिशियरी को, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी है उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है. अगर प्रॉपर्टी जो है वो इन द बुक्स है, बुक्स के अंदर है प्रॉपर्टी, देन रेफर टू द आइटम्स इन द बैलेंस शीट के अंदर कौन सी आइटम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है वो बतानी पड़ती है, उसको रेफर करना पड़ता है. अगर प्रॉपर्टी जो है वो बुक्स के अंदर नहीं है तो फैक्ट बताना पड़ता है, स्टेट करना पड़ता है रीजंस की क्यों बुक्स के अंदर नहीं थी. वेयर देयर आर प्रीसीडिंग्स, जब कोई भी प्रीसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी होती है अंडर दिस लॉ एज एन अबेटर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स. अबेटर मतलब वो पर्सन होता है जो उकसाता है इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए. अबेटर वो होता है अबेटर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स या तो ट्रांसफरर, देन द डिटेल सेल भी प्रोवाइडेड. इस अबेटर की और ट्रांसफरर की डिटेल्स भी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है बेनामी प्रॉपर्टी के केस के अंदर. नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो होती है, नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स मतलब कौन सी प्रोसीडिंग चल रही है बेनामी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो भी हमको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ता है, स्टेट करना पड़ता है सेम, एंड द कंपनीज व्यूज़ ऑन द सेम, और कंपनी का व्यू उसके ऊपर क्या है वो भी हमको बताना पड़ता है, उसका स्टेटस क्या है अभी तक का वो भी हमको बताना पड़ता है. यहाँ पर रिलेशनशिप विद स्टक ऑफ कंपनीज वो होती है जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है. कंपनीज एक्ट के अंदर वहाँ पर MCA की वेबसाइट पे ये स्टक ऑफ कंपनीज़ की नेम्स लिस्ट दिए गए होते हैं. अगर इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप है कंपनी का, हमारी कंपनी का, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसको भी नोट्स के अंदर बताना पड़ता है. वेल जहाँ पर कंपनी हैज़ एनी ट्रांजेक्शन, अगर कंपनी का कोई ट्रांजेक्शन है स्टक ऑफ कंपनीज़ के साथ अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 या तो सेक्शन 560 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है फॉलोइंग डिटेल्स. कौन सी डिटेल्स होती है यहाँ पे कि कौन नाम बताइए उस स्टक ऑफ कंपनी का, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स बताइए स्टक ऑफ कंपनी के साथ, वो क्या क्या हो सकते हैं. तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट किया गया हो इन द सिक्योरिटीज़ उस स्टक ऑफ कंपनी के अंदर हमारी कंपनी ने, रिसीवेबल्स हो या तो पेएबल्स हो या तो शेयर्स हेल्ड स्टक ऑफ कंपनीज़ के हो, शेयर्स हो हमारे पास, या तो अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो, कोई भी जो कोई स्पेसिफाइड किया जाएगा. बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है वो बताना पड़ेगा. यहाँ पर रिलेशनशिप विद स्टक ऑफ कंपनीज अगर कोई है तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. फॉलोइंग रेशियोज़ भी हमको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. कौन सा है, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन द इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. कंपनी को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आइटम जो भी इंक्लूड है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. मान लो यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आ रही है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ रही है उसको भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है. फॉर कंप्यूटिंग दी अबाउ रेशियोज़ फर्दर एक्सप्लेनेशंस भी देना पड़ता है. अगर कोई चेंज रेशियो के अंदर आ रहा है 25% से ज़्यादा का एज़ कम्पेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर्स. डिटेल्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी या तो वर्चुअल करेंसी, उसको भी यहाँ पर हमको नोट्स के अंदर बताना पड़ता है. जहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही है तो इन्वेस्ट कर रही है इन द क्रिप्टो करेंसी या तो वर्चुअल करेंसी के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तो उसको फॉलोइंग डिस्क्लोजर देना पड़ता है. कितना प्रॉफिट लॉस है ऑन द ट्रांजेक्शन जो भी इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी के अंदर या तो वर्चुअल करेंसी के अंदर, अमाउंट ऑफ द करेंसी जो भी हेल्ड है
है रिपोर्टिंग डेट पे, वो भी बतानी पड़ती है, मतलब क्लोजिंग वाला बताना पड़ता है। यहाँ पर डिपॉजिट्स या तो एडवांसेस, जो डिपॉजिट्स या तो एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन, अगर कोई डिपॉजिट या तो एडवांसेस लिया था कोई भी पर्सन से इसके अंदर ट्रेड करने के लिए या तो इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर या तो वर्चुअल करेंसी के अंदर, तो वो भी यहाँ पर बताना पड़ता है हमको, उसकी भी डिटेल्स देनी पड़ती है। डिपॉजिट या तो एडवांसेस कोई भी पर्सन के पास से लिया गया था इस पर्पज़ के लिए, तो उसको भी बताना पड़ता है। करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम एन एंटिटी पेज टू इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर देयर लेबर या तो एफर्ट्स ओनली। देखते हैं इनकरेक्ट आएगा यहाँ पर। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो कॉमनली कॉल्ड किया जाता है पेरोल एक्सपेंस के लिए, जो रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सम्स एंटिटी जो पे करती है उसके एम्प्लॉयज़ को उसके लेबर या तो एफर्ट्स के लिए यानी एम्प्लॉयज़ को उनके लेबर के लिए या तो एफर्ट्स के लिए पे किया जाता है। एज वेल एज इसके अंदर एसोसिएट किया जाता है एक्सपेंसेस जो कि कौन से होते हैं, परक्विजिट्स हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो सकता है, जिसके अंदर क्या आता है, ग्रेजुइटी आता है, सुपर एन्यूएशंस आता है, लीव एनकेसमेंट आता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आता है, एक्सेट्रा, एज वेल एज टुवर्ड्स उसके हायरिंग का एक्सपेंसेस, वेलफेयर का एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस जो भी कंपनी करती है उसको सबको एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर डाला जाता है। डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन the statement of the profit and loss only when the entity's right to receive the payment of the dividend is established। incorrect। डिविडेंड जो होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब एंटिटी के पास उसका राइट हो रिसीव करने के लिए पेमेंट ऑफ द डिविडेंड जो कि एस्टेब्लिश किया गया है। इट इज़ प्रोबेबल, और वो प्रोबेबल भी हो कि उसके अंदर से इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएट और हो रहा है विद द डिविडेंड विल फ्लो टू द एंटिटी, और वो एंटिटी के पास ही आ रहा है जो इकोनॉमिक बेनिफिट है। वो अमाउंट जो होती है डिविडेंड की उसको भी मेजर किया जाना चाहिए रिलायबली। स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर जो कि इश्यूड किए गए हैं बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉयज़ या तो डायरेक्टर्स एट अ प्रीमियम, या तो फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ, या तो मेकिंग द अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या तो वैल्यू एडिशंस, या तो बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो ये भी इनकरेक्ट है। स्वीट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स जो कि इश्यूड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा टू इट्स एम्प्लॉयज़ या तो डायरेक्टर डिस्काउंट के ऊपर या तो कंसिडरेशंस अदर देन द कैश के ऊपर फॉर प्रोवाइडिंग द नो हाउ, या तो मेकिंग द अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या तो वैल्यू एडिशंस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। फोर्थ देखते हैं कैपिटल रिजर्व्स रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट जो अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द शेयर होल्डर्स जो कि हेल्ड है फॉर द टाइम बीइंग, या तो कोई भी वन या तो मोर पर्पज़ के लिए। तो इनकरेक्ट। रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट जो अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए टू द शेयर होल्डर्स, ना कि कैपिटल होता है वो। कैपिटल रिजर्व नहीं होता, वो रेवेन्यू रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन द फिक्टिशियस एसेट्स या तो लॉसेस, या तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स फॉर इश्यूइंग द बोनस शेयर्स इफ इट इज़ रियलाइज्ड। तो करेक्ट। कैपिटल रिजर्व्स जो होता है वो जनरली यूटिलाइज किया जाता है राइट डाउन करने के लिए फिक्टिशियस एसेट लॉसेस, अगर सब्जेक्ट किया जाता है प्रोविजंस इन द आर्टिकल, मतलब एओए के अंदर लिखा होना चाहिए फॉर इशूइंग ऑफ द बोनस शेयर्स के लिए भी अगर वो रियलाइज्ड है तो। बट जो अमाउंट होती है शेयर प्रीमियम की है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स की अकाउंट की कैन बी यूटिलाइज्ड, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है खाली किस पर्पज़ के लिए, जो पर्पज़ स्पेसिफाइड किया गया है सेक्शन 52 एंड 55 रेस्पेक्टिवली ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसी के लिए यहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। किसको? जो अमाउंट ऑफ द शेयर प्रीमियम है तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है सिर्फ उसको। उसके बाद है अगर कंपनी एक्स बैलेंस शीट बता रही है बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट 100 लाख की, द ऑडिटर ये अज्यूम करता है कि ओनली वन पॉइंट दैट द मैनेजमेंट हैज़ ओनली असर्टेड दैट द बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड है बैलेंस शीट के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही है पीरियड के लिए, मतलब ये जो 100 लाख की बिल्डिंग है जो बैलेंस शीट के अंदर है एक्स कंपनी के, उसके अंदर से ऑडिटर को सिर्फ एक ही असर्शन मिल रहा है कि ये जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इनकरेक्ट आएगा। अगर कंपनी एक्स की बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट ₹100 लाख की दिख रही है तो ऑडिटर अस्यूम करता है कि मैनेजमेंट जो है वो क्लेम कर रहा है, असर्टेड कर रहा है कि जो बिल्डिंग है वो रिकॉग्नाइज्ड की गई है इन द बैलेंस शीट, वो एग्जिस्ट कर रही है एज एट द पीरियड एंड, मतलब पीरियड एंड के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रही है।
यानी एग्जिस्टेंट असर्शंस यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी एक्स जो है वो ओन कर रही है एंड उसका कंट्रोल है इस बिल्डिंग के ऊपर, मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशंस का असर्शन बताया जा रहा है। बिल्डिंग जो है वो वैल्यूड की गई है एक्यूरेटली अकॉर्डिंग विद द मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, यानी वैल्यूएशंस का असर्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। सारी बिल्डिंग्स जो है वो ओन की गई है, कंट्रोल की गई है कंपनी एक्स के द्वारा, वो इंक्लूडेड है विद इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100 लाख, मतलब इस 100 लाख के अंदर सारी बिल्डिंग से आ गई है, ओन की गई है, कंट्रोल की गई है जो कंपनी एक्स के द्वारा, वो मतलब कंप्लीटनेस असर्शन यहाँ पर बताया है। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक असर्शन नहीं, यहाँ पर ये सारे असर्शंस यहाँ पर बताए जाते हैं। अगर बैलेंस शीट के अंदर कंपनी एक्स ने बिल्डिंग दिखाई है 100 लाख की, तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है वो ओनली अप्लाइड किया जाता है बाय द कंपनी टूवर्ड्स इस इश्यू ऑफ द अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है क्या वो यूज़ की जा सकती है अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनीज टू इट्स मेंबर्स के लिए जब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स दिया जाता है तब। तो इनकरेक्ट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो अप्लाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा किस पर्पस के लिए, टुवर्ड द इश्यू ऑफ द अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, मतलब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए दिया जा सकता है। राइट ऑफ करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। राइट ऑफ करने के लिए एक्सपेंसेस या तो ओमिशंस एक्सपेंसेस या तो कमीशंस पेड या तो डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यूड ऑफ द शेयर्स या तो डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, इसके लिए किया जा सकता है। प्रोवाइड करने के लिए फॉर द प्रीमियम पेएबल्स ऑन द रिडम्पशंस ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम जो भी पेएबल होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, या तो कोई भी डिबेंचर्स के ऊपर ऑफ द कंपनीज उसके लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए, या तो अदर सिक्योरिटीज़ को अंडर सेक्शन 68 बायबैक की बात की जा रही है उसके लिए यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मटीरियल एंड वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब वो इनकर्ड होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो इनकरेक्ट, मटेरियल एंड वेजेस जब इनकर्ड होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग तो वो क्वालिफाइड बन जाता है टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर द AS 10 के हिसाब से, PPE के हिसाब से। देयरफॉर जो भी एडिशंस हो रहा है टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स दैट इज बिल्डिंग एंड शेल नॉट बी एक्सपेंस ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, इसको कैपिटलाइज किया जाएगा। 9th के अंदर देखते हैं टेंजिबल असेट्स जो है वो डेप्रिशिएटेड है जब असेट जो होती है वो एक्चुअली पुट टू एक्टिव यूज़ होती है तब। इनकरेक्ट, डेप्रीशिएशन जो होता है वो फॉल है इन द वैल्यू ऑफ द असेट ड्यू टू ऑब्सोलेंस की वजह से जो फॉल आता है उसको हम लोग डेप्रीशिएशन बोल सकते हैं, या तो यूजेज की वजह से या तो एफ्लक्शंस की वजह से, एफ्लक्शंस ऑफ द टाइम की वजह से आ सकता है, उसको हम लोग डेप्रीशिएशन बोलते हैं। देयरफॉर जो डेप्रीशिएशन होता है वो चार्ज किया जाता है जब असेट्स रेडी टू यूज होती है। एक्टिव यूज़ ऑफ द एसेट्स को मैंडेटरी नहीं होता, एक्टिव यूज़ ऑफ द एसेट्स मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ रेडी टू यूज़ होते हैं, तब से हम लोग क्या लगाना शुरू कर देते हैं, डेप्रिशिएशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर द चेंजेस ऑफ द डेप्रिशिएशन के अंदर एक्टिव टू यूज़ नहीं होता, रेडी टू यूज़ होता है। रेडी टू यूज़ से हम लोग डेप्रिशिएशन लगाना चालू कर देते हैं। इंक्रीज इन एन ऑथोराइज्ड कैपिटल्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स स्पेशल रिजोल्यूशंस टू बी पास्ड एट अ जनरल मीटिंग। इनकरेक्ट, इंक्रीज अगर करना है ऑथोराइज्ड कैपिटल रिक्वायर्ड्स ऑल्टरनेशंस ऑफ द कैपिटल क्लॉज, ऑल्टरनेशन करना पड़ेगा कैपिटल क्लॉज को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्टरनेशन करना पड़ेगा ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। देयरफॉर जो ऑर्डिनरी रिसोल्यूशंस होता है वो पास किया जाता है, ना कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है इंक्रीज करने के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। 11th के अंदर देखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को सिर्फ यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड के लिए। तो इनकरेक्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व्स है, ये रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व नहीं है एंड उसको यूज़ किया जाता है सिर्फ पर्पस किसके लिए, जो भी पर्पस गिवन है एक्ट के अंदर उसके लिए। सिंस इट इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है, फ्री रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR जो है वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व है। इनकरेक्ट यहाँ पर क्यों बोला गया, क्योंकि CRR जो है वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो एक रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व है एंड उसको यूज़ किया जाता है जो भी पर्पस एक्ट के अंदर दिया गया है उसके लिए। सिंस ये फ्री रिजर्व नहीं है इसलिए इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है पेमेंट ऑफ द डिविडेंड के लिए। CRR जो है उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूइंग ऑफ द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए CRR दिया जाता है, CRR का यूटिलाइज किया जाता है।
CRL जो है वो फ्री रिजर्व नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व है। कैन बी यूज फॉर जो भी पर्पस एक्ट के अंदर दिया गया है उस पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसीलिए तो इसको यूज़ नहीं किया जाता पेमेंट ऑफ द डिविडेंड के लिए। CRR जो होता है वो यूज़ किया जाता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। किसके पर्पस के लिए होता है ये? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के पर्पस के लिए ये होता है ये। डिविडेंड जो होता है वो रिकमेंडेड किया जाता है बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स। करेक्ट। जो डिविडेंड होता है वो रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जब पास किया जाता है रिजोल्यूशंस बोर्ड मीटिंग के अंदर, और जो शेयर होल्डर होता है वो डिक्लेयर करता है डिविडेंड EGM के अंदर, कब? जब वो पास कर रहा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस। डिक्लेरेशंस ऑफ द डिविडेंड्स क्या है? आइटम है ऑर्डिनरी बिजनेस का। हाउएवर जो शेयर होल्डर होता है वो डिक्रीज कर सकता है अमाउंट ऑफ द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, लेकिन वो इंक्रीज नहीं कर सकता। In verifying the trade receivable balances, direct confirmation procedure is one of the important audit activities. Correct. जब ऑडिटिंग किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस का तो डायरेक्ट कंफर्मेशन जो होता है ऐसे 505 के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटीज़। डायरेक्ट कंफर्मेशन जो होता है वो सॉर्ट किया जाता है डायरेक्टली डिटेल्स से कंफर्म करने के लिए बैलेंस ड्यू। रिप्लाइज जो होता है कंफर्मेशंस का उसको भी मैच किया जाता है किसके साथ? रिकॉर्डेड जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं क्लाइंट ने उसके साथ। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज रिवील्ड होती है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है एंड चेक किया जाता है डिटेल्स को। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती है कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की। ऑडिटर सिलेक्ट करता है थोड़ी डिटेल्स को, बैलेंस को, एंड आस्क करता है क्लाइंट को कि प्रिपेयर कीजिए कन्फर्मेशंस, प्रॉपर एड्रेस लिखिए टू दी डिटेल्स का प्रॉपर एड्रेस लिखिए, एंड ऑडिटर मेंटेन करता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर दिस प्रोसेस। और ऑडिटर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है ताकि मैनेजमेंट कोई गड़बड़ ना कर दे एड्रेस में और इसमें।